तो वेलकम टू एके स्टूडेंट्स। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एम एस शुक्ला। जैसे कि आप लोगों के लिए आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके बीच सम्मुख लेके आया हूं। इसमें आपको यानी कि इकोनॉमिक्स के जो छात्र छात्राएँ बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपके पेपर होने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से आपके बीच में मॉडल पेपर तैयार किया गया है। अभी तक दोस्तों इस तरीके से मॉडल पेपर कोई नहीं तैयार किया होगा जिस तरीके से मैंने आपको इस पेपर में लेके आया हूँ। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट करा के लेके आओ। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ज़रूर देखें वीडियो को अंत तक, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका पूर्ण रूप से क्लियर भी करते चलेंगे। साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी बताए चलेंगे कौन से ऐसी प्रक्रियाएँ किस चीज़ में कैसे कैसे लगी हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। और आपका सिलेबस तो चल ही रहा है दोस्तों, जिसको सिलेबस का आपको सिलेबस चाहिए वो ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यानी कि उस सिलेबस के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन बैक टू बैक अपडेट करा रहे हैं। और आपका साथ साथ मॉडल पेपर भी उसके साथ तैयार करवा रहे हैं, जो आपको के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मॉडल पेपर इसका तैयार करेंगे और इसमें इससे ज़्यादा कुछ अलग और नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों अभी तक सारे क्वेश्चंस के जो आपको मॉडल पेपर तैयार किए हैं उसमें से लगभग 99% आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ आइए एक बार फिर से आपके यानी कि पेपर की तरफ चलते हैं जो आपके लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज आपका जो है यानी कि इकोनॉमिक्स का जो चार्ज का आपका मॉडल पेपर है वो है आपका बीए दोस्तों। आज आपके लिए बीए यानी कि बात करेंगे बीए द्वितीय सेमेस्टर, यानी कि बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर का आपका ये जो आपका पेपर है वो अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स। प्रश्न पत्र आपका रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड। इसमें आपका प्रश्न इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज आपको कुछ अलग तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोग को आप लोगों से आशा होगी ज़रूर वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड अन्य सेक्शन ए के अंतर्गत में आपको हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। नोट सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। फर्स्ट है आपका संरक्षण के पक्ष में तर्क। जो संरक्षण के पक्ष में तर्क का आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि यानी कि केस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं यानी कि संरक्षण के पक्ष में तर्क, केस फॉर प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, केस ऑफ, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम, केस ऑफ, यहाँ पे बोलेंगे केस फॉर ऑफ प्रोटेक्शन। अब इसमें आप थोड़ा बहुत लिखेंगे कि संरक्षण में अभिप्राय, यानी कि संरक्षण से जो अभिप्राय है, संरक्षण से अभिप्राय घरेलू उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता को से बचाना, यानी कि जो संरक्षण अभिप्राय है वो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से हमें बचाना है। संरक्षण के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए हैं। कौन कौन सा, पहला आपका आता है संरक्षण में घरेलू उद्योग का प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा आपका आता है कि संरक्षण देश में औद्योगिकरण को मिलाता है। फिर तीसरा आपका आता है संरक्षणवाद विविधीकरण को बढ़ावा देता है। चौथा आपका आता है आपके बीच में सैनिक उद्योगों के विकास के संरक्षण अनिवार्य होता है। चौथा आपका आता है सैनिक उद्योगों के विकास के लिए संरक्षण अनिवार्य होता है। पांचवा किसी देश के बेरोजगारी की समस्या के उल्लंघन के लिए प्रशुल्क एक शक्तिशाली साधन है। फिर छठवां आप लिखेंगे इसमें आपका कि शिशु उद्योगों के विकास के लिए उन्हें संरक्षण देना आवश्यक है, जो छोटे आकार के होने के कारण इन्हें पैमाने यानी कि मितव्यय नहीं मिलती हैं। सातवां आपका आता है इस बीच में कि संरक्षण राशि पतन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण उपाय है। फिर आठवां आप लिखेंगे व्यापार परिस्थितियों को लाभ उठाने के लिए भी संरक्षण अनिवार्य है। फिर आप लिखेंगे नौवां दक्षता व कुशलता राष्ट्रों के तुलनात्मक लाभों का निर्धारक है और सदा एक समान नहीं रहती है। इस तरीके से आपका जो संरक्षण के
जो पक्ष में तर्क देने हैं आपको, कुछ इस तरीके से था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, आर्थिक लगान। आर्थिक लगान क्या है दोस्तों? इसमें आपको थोड़ा बहुत जो आपको बताएंगे आर्थिक लगान के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आपके बीच में लेके आते हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में के तौर पे आपको कि आर्थिक लगान क्या होती है। आर्थिक लगान के बारे में जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रेंट, यानी कि इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक लगान को हम कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। इसमें आपको लिखना है, आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार प्रत्येक उत्पत्ति का साधन यानी जिसकी पूर्ति भूमि की भांति सीमित होती है, आर्थिक लगान प्राप्त कर सकती है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान एक बचत है जो किसी भी साधन की इकाई उसकी न्यूनतम पूर्ति यानी कीमत, बात करें तो मिनिमम सप्लाई प्राइस, अर्थात अवसर लागत के ऊपर प्राप्त होती है। अवसर लागत को हस्तांतरण आय भी कहा जाता है। इस आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक आय एवं हस्तांतरण आय का अंतर ही लगान है। संक्षेप में बात करें तो लगान इज इक्वल टू होगा आपका वास्तविक आय, यानी कि हम कहेंगे तो वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, जिसे कहेंगे आर इज इक्वल टू ए ई माइनस टी ई, यानी कि टी ई, इसको कहेंगे हम क्या, यानी एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग्स। तो इस तरीके से आपका आर्थिक लगान हो गया। स्टेनियर की आप थोड़ा बहुत आप लिखेंगे, स्टेनियर एवं हेग के अनुसार लगान वह भुगतान है जो हस्तांतरण आय से अधिक होता है। साधन जिस प्रकार में लगा हुआ उस कार्य को प्राप्त आय को वर्तमान या वास्तविक आय कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्थिक लगान। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों इसमें तीसरे में आपको लिखना है अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसमें लिखेंगे आप अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है, इसमें ध्यान से देखिएगा, पहला आपका आएगा कुछ बड़े विक्रेता एवं अनेक विक्रेता, यानी कि पहले में आपका कुछ बड़े विक्रेता एवं अनेक क्रेता। दूसरा आप लिखेंगे इसमें कि उच्च कोट की परस्पर निर्भरता। तीसरा आपका आता है कि कीमत दृढ़ता का होना। चौथा आपका तीव्र अथवा कला यानी कि कलाकार प्रतियोगिता। पांचवा आप लिखेंगे इसमें दोस्तों कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्राकृतिक अथवा फर्म सृजित प्रतिबंध। छठवां आप लिखेंगे इसमें कि विभिन्न फर्मों के आर्थिक व्यवहार के संबंध में इनकी अनिश्चितता। सातवां आप लिखेंगे कि प्रचार तथा विज्ञापन अत्यधिक खर्चे। फिर आठवां आप लिखेंगे इसमें विभिन्न फर्मों के आकार में एक रूपता का अभाव। फिर नौवां आप लिखेंगे कि समरूप अथवा विभेद मूलक उत्पाद, किंतु विभेद मूलक उत्पाद एक अधिक वास्तविक स्थित है। फिर आप नौवां इसमें लिखेंगे कि एकाधिकार का, यानी कि 10वां लिखेंगे एकाधिकार का तत्व कीमत पर आंशिक नियंत्रण की अनुमति देता है। फिर आप 11वां लिखेंगे इसमें कि बिक्री अधिकतम अथवा जोखिम न्यूनतम जैसे गैर लाभ उद्देश्य को पाया जाता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करेंगे आपके बाजार विफलता। बाजार विफलता किसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बाजार विफलता होता क्या है, यानी कि बाजार विफलता की बात करें तो यानी कि कहते हैं मार्केट फेलर। बाजार विफलता का अर्थ आप लिखेंगे इसमें कि सैद्धांतिक तौर पर बाजार के समर्थन में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं, परंतु व्यवहार में बाजार के समक्ष अनेक सीमाएं होती हैं। वास्तव में इन सीमाओं को ही बाजार की विफलता का नाम दिया जाता है। अन्य शब्दों में बाजार विफलता से अभिप्राय है उस स्थिति से जिससे बाजार तंत्र जो मांग की ओर पूर्ति की शक्तियों की आधारित है, स्वयं अपने आप को कुशल साधन के लिए पर्याप्त नहीं है। टेलर के अनुसार कहा गया है कि बाजार विफलता की वह स्थिति है जो कुशल आर्थिक परिणाम को प्राप्त नहीं करती और जिसमें सरकारी हस्तक्षेप की संभावना होती है, इसकी जो संभावना होती है। इसके 3 कारण हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों आपका, एक तो आता है सार्वजनिक पदार्थ, और दूसरा आपका आता है बाहरी प्रभाव, तथा तीसरा जो कहता है बाहरी शक्ति। तो ये आपके इसके जो बाजार विफलता है
ये भी बाजार विफलता उसके 3 प्रमुख कारण थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। चौथा, फिर पांचवा आपको बताएंगे यहाँ पे बंदियों की दुविधा। हाँ, अब यहाँ पे बताएंगे हम आपको बंदियों की दुविधा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ज़रूर रुक करें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलते हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों इनकी बंदियों की दुविधा। इसमें आपको लिखना है बंदियों, यानी कि बंदियों की जो दुविधा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इनकी प्रिजनर्स डायलेमा, यानी कि इसे कहते हैं इसको प्रिजनर डिलेमा। एक महत्वपूर्ण खेल मॉडल जिसका अल्पाधिकारियों के व्यवहार से महत्वपूर्ण संबंध है, यानी कि बंदियों कैदियों की दुविधा के नाम से लोकप्रिय है। बंदियों की दुविधा का यह मॉडल व्याख्या करता है कि स्वार्थपूर्ण रूप से व्यवहार करने वाले विरोधी किस प्रकार अपने पारस्परिक एवं सामूहिक हित के विरुद्ध कार्य करते हैं। इस मॉडल की व्याख्या हम उदाहरण की सहायता से करें। तो यही आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है बंदी की दुविधा। बंदी की जो पहली दुविधा जो क्या है, वो स्वीकारना होता है और नहीं स्वीकारना होता है। तो इस तरीके से आपका जो बंदी की दुविधा है वो आपकी ये है। उसके बाद में आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, आपका वो है संरक्षणवाद की विभिन्न विधियाँ, यानी कि संरक्षणवाद की विभिन्न विधियाँ। इसमें आपको लिखना है जो संरक्षणवाद की विभिन्न विधियाँ हैं, हाँ लिखिए दोस्तों। इसमें आपका होगा, देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर देखते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सस्पेंशन नहीं रहेगा बार बार से कि आपको कैसे डाउट क्लियर करना है। इसमें आपको लिखना है विभिन्न विधियों में संरक्षणवाद की विधियाँ निम्नलिखित 2 प्रमुख श्रेणियों में आती हैं। तो पहला तो आपका आता है दोस्तों प्रशुल्क रोके, तथा दूसरा आता है गैर प्रशुल्क रोके। अब प्रशुल्क रोके में आपका क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व से सभी देश प्रशुल्क का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यापार वस्तु की सीमा को पार करता है, उस पर लगाए जाने वाले कर को प्रशुल्क कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं गैर प्रशुल्क रोके। अब आपको आगे थोड़ा बताएंगे गैर प्रशुल्क रोके में आपका जो दूसरा आता है गैर प्रशुल्क रोके, वे रोके जिनसे आयातित वस्तु की कीमत में सीधे वृद्धि नहीं होती है, गैर प्रशुल्क रोके कहलाती हैं। क्या होती हैं गैर प्रशुल्क रोके? वे रोके जिनसे आयातित, यानी कि आयातित वस्तु की कीमत से सीधे वृद्धि नहीं होती है, गैर प्रशुल्क रोके कहलाती हैं। यानी कि कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यापार जिसमें प्रशुल्क सम्मिलित नहीं होती है, गैर प्रशुल्क रोक कहलाता है। यानी कि प्रशुल्क रोक और दूसरा आपका क्या आता है, गैर प्रशुल्क रोक। तो ये आपका हो गया संरक्षणवाद। क्या हो गया दोस्तों आपका संरक्षणवाद के विभिन्न विधियाँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके बीच में। अब इसमें आपको थोड़ा बताएंगे, हाँ, यानी कि राशि, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब, राशि पतन किसे कहते हैं, यानी कि राशि पतन किसे कहते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है आपके बीच में दोस्तों। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में बार बार आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही है, पूर्ण रूप से हमें आशा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राशिपातन क्या है। राशिपातन में जब कीमत विभेद की नीति को एकाधिकारी 2 देशों के बीच प्रचलित व्यापार से क्रियाशील करता है, तो इसे हम कहते हैं राशिपातन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे? राशिपातन। यानी कि जब कीमत विभेद की नीति को एक अधिकारी 2 देशों के बीच प्रचलित व्यापार में क्रियाशील करता है, तो इसे हम कहते हैं राशिपातन। घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में वस्तु की कीमत पर बेचने की क्रिया को हम राशिपातन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका राशिपातन। अब बात करेंगे दोस्तों सीमांत, यानी कि सीमांत भौतिक उत्पाद। सीमांत भौतिक उत्पाद क्या है? इसमें आपका सीमांत भौतिक उत्पाद में आपको थोड़ा लिखना है कि जब सीमांत उत्पादकता को भौतिक इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है,
तो इसे हम सीमांत भौतिक उत्पादनी MPP कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? MPP। क्या कहते हैं? MPP। यानी कि जब सीमांत उत्पादकता को हम भौतिक इकाइयों के रूप में व्यक्त मतलब करते हैं तो इसे हम सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। और उत्पत्ति के अन्य साधनों के स्थिर रखकर जब किसी यानी कि उत्पत्ति के अन्य साधनों के स्थिर में रहकर जब किसी एक साधन की इकाई में वृद्धि हो जाती है तो कुल भौतिक उत्पादन में होने वाले वृद्धि को हम साधन यानी कि साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। क्यों दोस्तों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे कि विक्रय लागतें क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विक्रय लागतें में आपको हम बताएंगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विक्रय लागत यानी कि विक्रय लागत का विशेष स्थान होता है। प्रत्येक फर्म वस्तु भेद की नीति को अपनाती है, अतः क्रेता को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए फर्म को विभिन्न प्रकार की विक्रय कलाओं का प्रयोग करना पड़ता है। अपनी वस्तु के मांग निर्मित करने के फर्म विभिन्न उपाय अपनाती है, जिस प्रकार विज्ञापन, प्रदर्शनी, आकर्षक शोरूम आदि इस प्रकार की विक्रय क्रियाओं के लिए किए गए को हम क्या कहते हैं? व्यय को किए गए व्यय को विक्रय लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? किए गए जो विक्रय होता है उसको हम विक्रय लागत कहते हैं, जो क्रय होता है। अब आपका आता है इसमें विश्व व्यापार संगठन। बढ़िया क्वेश्चन आपका। विश्व व्यापार संगठन में आपका पूछा जाता है, इसमें आपको लिखना है उरुग्वे के समझौते के आधार पर ही WTO यानी कि हम इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का निर्माण लिया गया और जनवरी 1995 में WTO का जो आरंभ कार्य हुआ उसका ये निम्नलिखित हस्ताक्षर होते, इसका स्थापना भी हुआ था यही थी। उसके बाद में आपका आता है जो विश्व व्यापार जो संगठन है और 1995 में इसका WTO का कार्य आरंभ किया गया। यानी कि अब आपको बताएंगे विश्व व्यापार संगठन में कि एक लिखना कैसे है। इसमें आपको लिखना है उरुग्वे के समझौते के आधार पर WTO का स्थापना का निर्णय लिया गया और जनवरी 1995 में WTO का अपना कार्य आरंभ किया। यह निम्नलिखित कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर 1 आपको आएगा। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निगरानी के लिए व्यक्तिगत सदस्यों का व्यापार क्षेत्रों का निरीक्षण करना। दूसरा आपको लिखना होता है इसमें WTO सचिवालय विकासशील देशों के लिए उरुग्वे समझौते का क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। तीसरा आपका सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को समाधान के लिए उपर्युक्त तंत्र का निर्माण करना। फिर आपका है चौथा, एक ऐसा मंच जो समस्त विश्व व्यापार नियंत्रणों के संबंधित अपनी रियायतों के बाद विचार विमर्श अवसर प्रदान करता है। तो इस तरीके से आपका विश्व व्यापार संगठन के बारे में लिखना था। तो दोस्तों ये आशा करते हैं कि आपको ये जो 60 क्वेश्चन थे आपके सेक्शन ए के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मैंने बताया था वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट यानी कि सेक्शन बी के तौर पे। हमने सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आपके हैं, सेक्शन बी में आपका दोस्तों वीडियो जरूर अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि सारे जो आपके मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं इसमें आपका भी लाभदायक होगा और आपके दोस्तों को लिए भी लाभदायक होगा। अब सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम आपको बताएंगे कितने क्वेश्चन कैसे और कौन कौन क्वेश्चन आपके पेपर में लाभकारी सिद्ध होगा।
अब इसमें आपका होगा सेक्शन बी के अंतर्गत जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को बताइए जिनमें स्वतंत्र बाजार साधनों का कुशल संगठन प्राप्त करने के स्वतंत्र क्या इसमें क्या दे रखा है, यानी कि स्वतंत्रता प्रश्न आपका होगा दूसरा, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को बताइए जिनमें स्वतंत्र बाजार साधनों के कुशल आवंटन प्राप्त करने की स्वतंत्र है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा इसमें आपका गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे आपको लिखना होगा, आपका जो प्रश्न है ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को बताइए जिनमें स्वतंत्र बाजार साधनों का कुशल संगठन यानी कि कुशल आवंटन, यहाँ पे आपका होगा दोस्तों आवंटन प्राप्त करने का कुशल आवंटन प्राप्त करने में असमर्थ होता है, यानी कि कुशल आवंटन प्राप्त करने में असमर्थ होता है। इसमें आपका जो प्रश्न होगा वो इनकी आंसर आपको जो लिखना होगा वो होगा कि पहला आपका निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्र बाजार साधनों के कुशल आवंटन प्राप्त करने में असमर्थ होता है। फर्स्ट आपका है जब अत्यधिक क्षमता वाले, यानी कि फर्स्ट आपका लिस्ट में लिखेंगे आप कि जब अत्यधिक क्षमता वाले उत्पादक पदार्थों की कीमत निर्धारित करनी हो। दूसरा आपका है समाज में ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं जो सभी व्यक्तियों को एक समान उपलब्ध होते हैं किंतु उन पर किसी का अधिकार नहीं होता, यानी कि उन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार संसाधनों को सामान्य संपत्ति संसाधन, यानी कि समान संपत्ति संसाधन जिसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का नाम दिया जाता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें जब ऐसी वस्तुएं विद्यमान होती हैं जिनका उपभोग उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है जो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार की वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि पब्लिक गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? पब्लिक गुड्स कहलाती है, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथे में आपको हम बताएंगे जब किसी क्रिया वे व्यक्ति यानी कि जब किसी क्रिया से वे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जिनका इस क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं होता है, इस प्रकार के प्रभाव को बाह्यतम का नाम दिया जाता है। फिर पांचवा आपका आता है, इसमें आपको लिखना है पांचवें में वह परिस्थिति जिनमें किसी संव्यवहार से जुड़े एक व्यक्ति के पास तो संपूर्ण सूचना उपलब्ध है किंतु दूसरे व्यक्ति के पास इसका अभाव नहीं है, ऐसी परिस्थिति को गैर समरूप सूचना का नाम दिया जाता है। फिर छठवा आपका आता है दोस्तों वह परिस्थिति जहां वांछित बाजारों का अभाव होता है, इसे बाजारों के अभाव की स्थिति का नाम दिया जाता है। सातवां आपका आता है इसमें कि वह परिस्थिति जब एकाधिकारी शक्ति पाई जाती है और इसके प्रयोग से बाजार कीमतें सीमांत लागतों से भिन्न होती हैं। तो ये आपका जो प्रमुख यानी महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ थी जिसमें स्वतंत्र बाजार साधनों के कुशल आवंटन जो प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं, ये क्वेश्चन आपका रहा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे इसमें उपर्युक्त, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि उपर्युक्त रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए कि ये आभास अर्ध आर्थिक लगान से कैसे भिन्न है, यानी कि कैसे भिन्न है आपका। इसमें आपको लिखना है दोस्तों आभास लगान यानी कि क्वासी रेंट। अर्थशास्त्र में आभास लगान यानी अर्ध लगान की अवधारणा मार्शल की देन है। मार्शल के अनुसार कहा गया है इसमें भूमि के अलावा उत्पादन के कुछ और भी साधन हैं जिनकी पूर्ति स्थिर रहती है, परंतु इन साधनों और भूमि में मुख्य अंतर है।
यहाँ की अल्पकाल के साथ दीर्घकाल में भी स्थिर होती है, वहाँ दूसरे साधनों में पूर्ति अल्पकाल में ही स्थिर होती है। मार्शल के अनुसार मशीन, संयंत्र, अन्य पूंजीगत उपकरणों के पूर्ति अल्पकाल में स्थिर होती है, परंतु दीर्घकाल में इनकी जो पूर्ति है वो परिवर्तन करना संभव है। अतः जब अल्पकाल में किसी तरह उनकी मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति के स्थिर रहने के कारण उन्हें लागत यानी कि लागत के ऊपर अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। वास्तव में यह अतिरिक्त आय ही आभास लगान है। दीर्घकाल में मशीन, संयंत्र इत्यादि अर्थात मानव निर्मित साधन की पूर्ति बढ़ जाएगी और यह आभास लगान तब समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आभास लगान उत्पादन के किसी साधन को अल्पकाल के प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय है, जो उसकी पूर्ति स्थिरता यानी कि फिक्सिटी के कारण प्राप्त होती है, और दीर्घकाल के साधनों में पूर्ति परिवर्तनशील होने के कारण आभास लगान समाप्त होता है। इसके विपरीत लगान दीर्घकाल में मौजूद रहता है। आभास लगान की अवधारणा को अन्य तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। अल्पकाल में प्रत्येक फर्म को कुछ लागत में परिवर्तनशील लागत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इसके प्राप्त न होने पर फर्म को उत्पादन बंद कर देगी। स्थिर लागत के न मिलने पर भी फर्म उत्पादन करती रहेगी। जब मांग और पूर्ति ऐसी स्थिति में हो जाएगी, उत्पादक की अनिवार्य लागत व्यय यानी कि अर्थात परिवर्तनशील लागत से अधिक मूल्य प्राप्त होने लगे तो अर्ध लगान जो है वो उत्पन्न होने लगता है। अनिवार्य लागत से मूल्य जितना अधिक लागत होगा उसे हम अस्थायी साधनों को प्रतिफल कहेंगे। यह अर्ध लगान है, अर्थात कुल आभास लगान बराबर यानी कि अर्थात कुल आभास लगान बराबर होगा कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। इस तरीके से अर्ध लगान के विचार को एक व्यक्तिगत चित्र द्वारा समझाया गया है, जो आपका इस तरीके से कुछ चित्र होगा। उसके बाद में ये आपका यहाँ पे आपका होगा, उसके बाद में फिर ये अर्ध लगान की जो है, अब आपको ये y अक्ष मानेंगे, हम इसे x अक्ष मानेंगे, इस बिंदु को हम O मानेंगे, इस बिंदु को हम Q मानते हैं, और इस बिंदु को हम E मानते हैं, और इस बिंदु को हम P मानेंगे। क्या मानेंगे? P मानेंगे। अब यहाँ पे आपको F जो दिख रहा है ये आपका F होता है। F को हम कहते हैं अर्ध लगान। क्या कहते हैं हम इसे? अर्ध लगान। इसे हम कहेंगे अर्ध लगान। ठीक है। अब इसमें आपका जो चित्र में इस तरीके से जा रहा है इसे हम कहते हैं ABC, और दूसरा जो चित्र आता है यहाँ से सीधा यहीं से काटते इसे निकल गया, इसे कहते हैं हम MC, जो E बिंदु पर आपको मिलती है। तो ये अर्ध लगान यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा MR बटे AR। तो यही आपका जो लगान है टोटल फिजिकल आपको यहाँ पे दिखाएगा। यानी कि अर्ध लगान के विचार से स्पष्ट किया जाए कि पूर्ण प्रतियोगिता का एक फर्म अल्पकाल की स्थिति में दिखाया कि MC और MR, यानी कि यहाँ पे MC और MR जो है, MC ये हो गया और MR ये हो गया आपका, की समानता का संतुलन मात्रा जो है वो O और क्या है आपका Q, यानी कि ये आपका O हो गया, ये आपका Q यानी OQ, ये भाग आपका अल्पकाल की स्थिति में दिखाया गया है, संतुलन मात्रा है। और फर्म अल्पकाल में ABC यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत है, यानी कि ABC जो आपका है ये आपका जो जा रहा है ये आपका कहाँ से आता है? सीधा जो ये दे रखा है। उसके बाद में फिर आपका आता है दोस्तों जो FQ के समान होती है, यानी कि जो आपका FQ के समान होती है, परंतु EQ है जो ABC में EF यानी EQ माइनस FQ अधिक है, और मूल्य ABC का अंतर जो है वो EF जो आपका आता है यहाँ पे वो अर्ध लगान है। तो यही आपका आ गया उपयुक्त रेखा चित्रों में।
अब इसमें आपको हम बताएंगे, मैंने आपको चौथा क्वेश्चन बताया, चौथे क्वेश्चन यानी कि तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें डिवाइड किया है। तीसरे क्वेश्चन में आपको ये बताया कि रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए, रेखा चित्र आपको मैंने बता दिया। अब चौथा आपका था अल्प अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अल्पाधिकारों के अंतर्गत फर्म का संतुलन अस्थिर क्यों रहता है, यही क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको पूछे जाएंगे, आप लिखेंगे कि अल्पाधिकार की जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है कुछ बड़े विक्रेता एवं अनेक क्रेता हैं। दूसरा उच्च कोट की परस्पर निर्भरता। तीसरा आपका आता है कीमत दृढ़ता का होना। चौथा आपका आएगा इसमें तीव्र और गलाकाट प्रतियोगिता। पांचवा लिखेंगे आप नई फर्मों के प्रवेश पर प्राकृतिक अथवा फर्म सृजित प्रतिबंध। छठवां लिखेंगे यहाँ पे आप विभिन्न फर्मों के आर्थिक व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता। फिर सातवां आप लिखेंगे इसमें कि प्रचार तथा विज्ञापन अत्यधिक खर्चे। आठवां लिखेंगे विभिन्न फर्मों के आकार में एक रूपता का अभाव। नौवां लिखेंगे समरूप अथवा विभेद मूलक उत्पादक, किंतु विभेद मूलक उत्पादक एक अधिक वास्तविक स्थिति है। 10वां लिखेंगे एकाधिकार का तत्व कीमत आंशिक नियंत्रण का अनुमति देना। 11वां लिखेंगे बिक्री अधिकतम तथा जोखिम न्यूनतम जैसे गैर लाभ उद्देश्यों का पाया जाना। तो ये आपका हो गया प्रमुख विशेषताएं। अब इसमें जो अंतर्गत, इसके अंतर्गत अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म का संतुलन अस्थिर क्यों होता है। अल्पाधिकार फर्मों का व्यवहार सामरिक होता है। एक फर्म की कीमत एवं उनकी उत्पादन की मात्रा उद्योग के अन्य फर्मों के संतुलन अवस्था पर निर्भर करती है और एक फर्म का उत्पादन अन्य फर्मों की व्यापार योजना का आधार पर बनता है, अतः उद्योग कभी कभार ही संतुलन अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये रहा आपका अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं और अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म का संतुलन अस्थिर क्यों रहता है। तो क्यों रहता है दोस्तों, इसलिए रहता है यहाँ पे कि जब अल्पाधिकारी फर्मों का व्यवहार सामरिक होता है और एक फर्म की कीमत एवं उसकी उत्पादन की मात्रा उद्योग की अन्य फर्मों के संतुलन अवस्था पर निर्भर, जो उसकी संतुलन होती है उसकी अवस्था पर निर्भर करता है और एक फर्म की उत्पादन अन्य फर्मों के व्यापार योजना के आधार पर बनाता है। यानी कि जो व्यापार योजना को बनाता है एक फर्म दूसरे फर्मों के, अतः उद्योग कभी कभार उस संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है। जो उद्योग होता है उस संतुलन को कभी कभी क्या करता है, अपने तरफ को वो खींचता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, संरक्षणवाद की विभिन्न विधियां क्या हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। और WTO के अंतर्गत विभिन्न समझौते क्या हैं। तो आपको इसमें लिखना है 5वां नंबर कि संरक्षणवाद की विधियां निम्नलिखित से दो होती हैं। पहला तो आपका था प्रशुल्क रोके और दूसरा आता है गैर प्रशुल्क रोके। इसमें आपको लिखना होगा प्रशुल्क रोके, आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व के सभी देश प्रशुल्क का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यापार यानी कि वस्तु सीमा को पार करता है तो उस पर लगाए जाने वाले कर को प्रशुल्क कहते हैं। आयात प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया जाने वाला कर संरक्षण की नीति के संदर्भ में आयात प्रशुल्क निर्यात प्रशुल्क के अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रशुल्क रोकों को संबंध आयात प्रशुल्कों से है और आयात प्रशुल्कों के कारण आयातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के से संरक्षण में प्राप्त होता है। फिर आपका आता है दूसरा गैर प्रशुल्क रोके। इसमें आपको लिखना है कि वे रोके जिनसे आयातित वस्तु की कीमत में सीधे वृद्धि नहीं होते हैं गैर प्रशुल्क रोके कहलाती हैं। कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यापार में प्रशुल्क सम्मिलित नहीं होते, गैर प्रशुल्क रोक कहलाता है। आयात कोटा एक महत्वपूर्ण गैर प्रशुल्क रोक है। आयात कोटा के अंतर्गत आयात करने वाला देश किसी वस्तु के आयात की एक विशेष सीमा निश्चित कर देता है। इस सीमा से अधिक निर्धारित अवधि में आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। आयात कोटा के अतिरिक्त कई वर्षों में स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध भी प्रचलन में होता है।
और इसके अंतर्गत व्यापार करने वाले देश में एक समझौता हो जाता है। इस समझौते के निर्यात करने वाले देश इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वह आयात करने वाले देश को निश्चित मात्रा में ही वस्तु को बेचेगा। फिर इसमें आपको लिखेंगे WTO के अंतर्गत समझौते। पहला आप लिखेंगे इसमें कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित WTO समझौते, जैसे फर्स्ट आपका आता है ट्रिम्स से संबंधित समझौते, उनका उद्देश्य व्यापार संतुलन बनाना। दूसरा होता है MFA को समाप्त करना, कपड़े से संबंधित समझौता। तीसरा होगा सार्वधिक पक्षपात, राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाना। अब इसमें सेवाओं का व्यापार, दूसरा कि गेट्स एक बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य सेवाओं के व्यापार का उदारीकरण है। फिर आप इसमें लिखेंगे नेक्स्ट कृषि पर समझौता, जैसे फर्स्ट आता है इसमें आपका कि बाजार तक पहुंच, नंबर दूसरा निर्यात राज्य सहायता एवं तीसरा घरेलू सहायता। तो इस तरीके से आपको संरक्षण की विधियों और WTO के अंतर्गत जो विभिन्न समझौते पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे बताया। अब बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें WTO के बारे में थोड़ा बहुत आप जो जानकारी प्राप्त करें इसमें, और ये क्वेश्चन में आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो आपको उसमें मिलता है। अब बात करेंगे WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन रहा। इसमें आपका कुछ चीज़ें इस तरीके से दोस्तों, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी इसमें आपको लिखना है क्या कि विश्व व्यापार संगठन उरुग्वे के समझौते के आधार पर ही WTO की स्थापना का निर्माण किया गया और जनवरी 1995 में WTO ने अपना कार्य आरंभ किया। अब आपको WTO में थोड़ा बताएंगे कि उरुग्वे के समझौते के आधार पर ही WTO की स्थापना का निर्णय लिया गया और जनवरी 1995 में WTO ने अपना कार्य आरंभ किया। यह निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट आपका आता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निगरानी के लिए व्यक्तिगत सदस्यों का व्यापार क्षेत्रों का निरीक्षण करना। दूसरा आपका आता है WTO सचिवालय विकासशील देशों के लिए उरुग्वे समझौते के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। फिर आपका आता है तीसरा कि विश्व व्यापार के प्रबंध सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है और WTO के समझौते हैं वस्तुओं के व्यापार से संबंधित सेवाओं का व्यापार, कृषि पे समझौते एवं अन्य। WTO की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। पहला बात है विकासशील देशों के बढ़ते हुए विश्व व्यापार में उपयुक्त हिस्सेदारी प्राप्त करना। दूसरा विश्व संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना ताकि निर्वाह योग्य विकास संभव हो सके। तीसरा सदस्य देशों के निवासियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना, उत्पादन और व्यापार में वृद्धि करना, विश्व संसाधनों का आदर्शतम उपयोग करना। फिर आपके लिखेंगे कि सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा यह एक ऐसा मंच जो समस्त विश्व व्यापार नियंत्रणों में संबंध विभिन्न रियासतों के बारे में विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द्विपक्षीय वार्ता में से जिन व्यापार विवादों का समाधान नहीं हो पाता उन्हें हम WTO यानी कि विश्व के विवाद निस्तारण न्यायालय को सौंपना हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत आपका जो संक्षेप में लिखना था कुछ इस तरीके से था। अब आपका आएगा सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये आपके सेक्शन बी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब सेक्शन सी में आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे सेक्शन सी आपका दे रखा है कि नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। फर्स्ट आपका है राशिपातन क्या है। राशिपातन में साम्य कीमत एवं उत्पादन
निर्धारण को समझाइए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत भौतिक उत्पाद, सीमांत आगम उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के मूल्य में विभेद समझाइए। फिर 9वां आपका आता है दोस्तों कि विक्रय लागतें क्या हैं, ये उत्पादन लागतों से कैसे भिन्न है, मांग परिवर्तन से प्रतियोगी उत्पादन कैसे प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आपका आता है जो कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे आपके जो लॉन्ग आंसर के हैं वो आपको इसमें बताने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इस वजह से मैंने आपको आपके वीडियो में अपलोड करा दिया गया है। जो लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग आंसर को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे आपको वहाँ पे अच्छे से यानी कि फिगर के दौर पे आपको सारी चीज़ समझाया गया है। आपको फिगर संबंधित यहाँ पे फिगर आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी और ऐसे में थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन आपको वहाँ पे यानी कि जो अलग से वीडियो बनाई गई है लॉन्ग आंसर का, वहाँ से आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो ज़रूर देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप देर ना करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही नज़दीक की क्वेश्चन है और पेपर से सबसे जुड़ी हुई एक पहलू है। समझ लो कि ये आपका सबसे महत्वपूर्ण आपके पेपर का एक जरिया है, यानी कि पेपर को क्रैक करने का। तो ऐसे में आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा और सेकंड सेमेस्टर के आपको ज़रूर मॉडल पेपर, नेक्स्ट मॉडल पेपर लेके आऊँगा। ये क्वेश्चंस आपके बीच में उपलब्ध कराया है। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।